नमस्कार दोस्तों। द पावर ऑफ लेटिंग गो यानी छोड़ने की कला सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लाइफ पार्टनर या फैमिली के किसी मेंबर या ऑफिस के किसी कलीग ने आपसे कुछ कहा और आप उसे पकड़ कर बैठे रहे तो शायद आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन लेट गो करने की एक छोटी सी आदत आपको न केवल मेंटल पीस हासिल करने में मदद करती है बल्कि आपको इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये आपको सिखाती है कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उनको बेकार में पकड़कर बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि यहाँ आपका नुकसान ही होगा। लेट गो करने का मतलब ये स्वीकार करना है कि लोग बदलते हैं और समय के साथ रिश्तों की ज़रूरतें भी बदलती हैं और इनके बदलने से जीवन की दिशा बदल जाती है। लेकिन यहीं अगर हम पुरानी बातों को पकड़कर बैठे रहें तो हम वहीं अटक जाते हैं। हमारा दिमाग कभी शांत नहीं रह पाता और हम जिंदगी की बाकी चीज़ों पर फोकस ही नहीं कर पाते। हमारे अंदर एक सेल्फ डाउट आ जाता है। जब हम किसी गलती को या रिश्ते को या रिजल्ट को लेट गो नहीं कर पाते तो हम खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन जब हम एक बहुत ही साधारण सी आदत समझ जाते हैं जिसे हम लेट गो कहते हैं तो हम मानते हैं कि जो हुआ वो मेरी गलती नहीं थी बल्कि मेरे जीवन की परिस्थितियों का एक छोटा सा हिस्सा थी और मैं इसे सही कर लूँगा या ठीक कर लूँगी। लेट गो करने का मतलब है अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ें आने के लिए जगह बनाना, नए लोग, नए अवसर, नई सोच। और एक बार जब हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे लिए ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी बात भी जो हमें परेशान कर सकती थी, हमें तोड़ कर रख सकती थी, मायने नहीं रखती। आज हम जिस किताब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, मतलब जाने देने यानी छोड़ने की कला सीखना। इसका मतलब दोस्तों ये मत समझिएगा कि आप हर छोटी बात पर उन लोगों को छोड़ दें जिनसे आप प्यार करते हैं, बल्कि इसका मतलब है उन आदतों को छोड़ना जो आपको उनकी बातों को पकड़ कर रखने और खुद को हर्ट करने की इजाज़त देती हैं, उनको छोड़ना। ये आपको सिखाती है सेल्फ रिस्पेक्ट को महत्व देना, सेल्फ लव के ज़रिए अपने मेंटल पीस को सेफ रखना। ये एक ऐसी स्किल है जो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपको टूटने नहीं देती बल्कि मजबूत बनाकर उन बातों से बाहर निकालती है। अब जब आप ऐसी महारत हासिल कर लेते हैं तो आप एंटी फ्रेजाइल हो जाते हैं। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लेट गो करने की स्किल आपको बहुत कम लोग सिखाएंगे, लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है और आप इसे पूरा देखते हैं तो आपको ये छोटी सी स्किल सीखने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये समझने लगते हैं कि उम्मीदें और हकीकत में फ़र्क होता है। आप मेंटल पीस का सही मतलब समझ पाते हैं और आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में स्पेस खाली करते हैं, क्योंकि अब आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आप अपने इमोशनल बर्डन का भार और सहन नहीं कर सकते। दोस्तों, यही वो समय होता है जब आपको सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल स्ट्रेंथ मिलती है। ये एक ऐसी पावरफुल बुक है जो अपने रीडर को इस आर्ट को सीखने का एक नया पर्सपेक्टिव देती है। आप आसानी से इमोशनल बर्डन लूज कर सकते हैं। अगर आप अपने पास्ट रिलेशनशिप को लेट गो करने में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न से खुद को ब्रेक फ्री करना चाहते हैं तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये किताब आपको सेल्फ अवेयर बनाती है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की पावर देती है, आपको फॉरगिव यानी माफ़ करना सिखाती है, ग्रैटिट्यूड, माइंडफुलनेस, कंपैशन और रेजिलियंस जैसी कुछ ऐसी आदतें सिखाती हैं जो आपको ज़िंदगी में इनर पीस और क्लैरिटी और पर्पस देती हैं। दोस्तों, इस बुक के लेखक जॉन परकिस आगे स्टोइक फिलॉसफी के ज़रिए हमें लेट गो करना सिखाते हैं।
एपिक्टेटस, जो एक बहुत महान स्टोइक फिलोसोफर थे, जो ये कहते थे कि लाइफ में जिन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं है उन्हें लेट गो करना, और जो हमारे बस के बाहर है उन्हें एक्सेप्ट करना ही किसी इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। अगर यहाँ हम किसी स्टूडेंट का एग्जाम्पल लें तो हम पाते हैं कि कुछ चीज़ों पर उसका कंट्रोल है, जैसे कि उसकी पढ़ाई, उसकी आदतें, उसका फोकस और उसका टाइम मैनेजमेंट। हालांकि उसका एग्ज़ाम कितना डिफ़िकल्ट होगा, उसके एग्ज़ाम में उससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके कितने मार्क्स आएंगे, ये उसके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जैसा कि स्टोइक फिलॉसफी मानती है, उन चीज़ों पर फोकस करने से जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे स्टूडेंट के एग्जाम्पल में, तो वो अपना एक स्टडी प्लान डेवलप कर सकता है, अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है और अपना फोकस मेंटेन कर सकता है। स्टोइक फिलोसोफर मानते थे कि ये दुनिया एक बहुत ही शानदार नियम से चल रही है, जिसे लागोस कहा जाता है। ये यूनिवर्स का संतुलन बनाता है, इसीलिए जो भी होता है वो किसी कारण से होता है, फिर बेशक वो कारण हमें समझ भी ना आए। इसीलिए जो चीज़ इंसान के कंट्रोल में होती है, जैसे उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसका व्यवहार, इसे अगर वो ठीक कर ले तो बाहरी हालात जैसे भी हों वो अंदर से शांत रह सकता है। इसीलिए स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ये सलाह देते हैं कि जिन चीज़ों को हम बदल नहीं सकते उनके बारे में शांत रहकर, और जिन्हें बदल सकते हैं उनके बारे में ध्यान लगाकर समझदारी से काम करके सब कुछ ठीक कर सकते हैं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें सिखाती है डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल, यानी क्या चीज़ हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। ये सुनने में मुश्किल हो सकता है, लेकिन असल में एक आसान और शक्तिशाली तरीका है। दोस्तों, लेखक कहते हैं शुरू शुरू में थोड़ी मुश्किल ज़रूर आ सकती है। जैसे हर स्किल को प्रैक्टिस चाहिए, वैसे ही इस सोच को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए भी प्रैक्टिस लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। चाहे आपकी रिलेशनशिप में आ रही दिक्कतें हों या फिर काम की परेशानियां और रोज़मर्रा का तनाव हो, ये तरीका इंसान को अंदर से शांत और साफ सोच वाला बनाता है। डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने का सबसे पहला तरीका है प्रेजेंट मोमेंट के बारे में अवेयर होना। इसका मतलब है कि हम हमेशा अपने वर्तमान पल के प्रति सजग रहें, ना बीते हुए कल का पछतावा, न आने वाले कल की चिंता में परेशान होना। बस अभी यानी प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद रहना ही आपको पावर देता है चीज़ों को लेट गो करने का। इस आदत को बनाने के लिए आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों, माइंडफुलनेस वो सबसे आसान मेडिटेशन है जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाता है। इसमें बस आपको अपने फोकस और ध्यान को इस मोमेंट में लगाना होता है। फिर बेशक उस समय आप कोई भी काम कर रहे हों, उस समय में ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना ही मोबाइल यूज़ करना है, ना किसी से बात करना है। सिर्फ और सिर्फ बिना जज किए उस पल को महसूस करना ही माइंडफुलनेस है। अगर आप इसे बेहतर तरीके से महसूस करना चाहते हैं तो सुबह उठते ही कुछ गहरी सांस लें और फिर अपने शरीर और कमरे को महसूस करके देखें। फर्श पर पैर रखते समय उसका एहसास नोटिस करें। ब्रश करते समय ब्रश की हलचल और टूथपेस्ट का स्वाद और स्पर्श को महसूस करें। नहाते समय पानी की ठंडक या गर्माहट, शैम्पू की खुशबू और साबुन की कोमलता महसूस करें। कोशिश करें कि आपका दिमाग भटके नहीं, बस आप जो कर रहे हैं उसी में रहें। इससे मन शांत होता है और दिन के तनाव से निपटने में आपको आसानी मिलती है। बस चीज़ों को प्रेजेंट मोमेंट में ऑब्जर्व करना ही माइंडफुलनेस है और धीरे धीरे आपके अंदर एक गहरी शांति आने लग जाती है। दोस्तों, माइंडफुलनेस की एक और सुंदर सी प्रैक्टिस है बॉडी स्कैन। बस लेट जाइए या आराम से बैठ जाइए और ध्यान लगाइए अपने पैरों की उंगलियों से लेकर सिर तक।
एक एक अंग को महसूस कीजिए। गर्माहट, हल्की टीस, भारीपन, जो भी महसूस हो उसे बस ऑब्जर्व कीजिए। न बदलना है न रोकना है। यही अवेयरनेस आपके अंदर तनाव को पिघलाना शुरू कर देती है। और अब अगला स्टेप है कि हर स्थिति में खुद से एक आसान सवाल पूछना है, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंस गए, गुस्सा, चिंता, डर सब उठेंगे, लेकिन पूछिए, ट्रैफिक मेरे बस में है? नहीं। तो बस मन को वही कहिए, ये मेरा विषय नहीं है, मेरी प्रतिक्रिया का सवाल ही नहीं है। ठीक जैसे किसी स्टूडेंट को खराब ग्रेड मिल गया, वो बदल नहीं सकता, पर अगली बार बेहतर पढ़ना, मदद लेना, ये उसके हाथ में है। यही सोच उसे टूटने से बचाती है। कभी हालात आपके काम में देरी कर देंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसी अनएक्सपेक्टेड मुश्किलें आएंगी, लेकिन कुछ बातें जैसे सिस्टम की खराबी आपके बस में नहीं होती। बस इतना क्लैरिफाई कर लेना ही तनाव को आधा कर देता है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते थे, अगर स्थिति आधी आपके नियंत्रण में है तो अपनी आधी क्षमता पूरी लगाइए और बाकी को छोड़ दीजिए। इंटरव्यू की तैयारी, आपका व्यवहार, ये आपका हिस्सा है, लेकिन इंटरव्यूअर क्या सोचता है, किसे चुनता है, वो आपका क्षेत्र नहीं है। इस फर्क को जान लेने में ही शांति है। जिंदगी हमेशा आपकी मर्जी से नहीं चलती, लेकिन इतना तो तय है कि जब हम अपने हिस्से को पहचान लेते हैं तो दुनिया हमें तोड़ने की ताकत खो देती है। हम सब लाइफ में कई बार ऐसी परेशानियों में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट हमारे हाथ नहीं आ रहा। ठीक वैसे ही जैसे एक स्टूडेंट जो बहुत पढ़ाई करता है, नोट्स बनाता है, वीडियोस देखता है, डाउट्स पूछता है, या फिर किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता तो वो थक जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन एक छोटा सा तरीका उसकी सोच बदल सकता है। द 2-minute डायक्टोमी ऑफ कंट्रोल मेडिटेशन। इस सिंपल मेडिटेशन में बस एक कागज़ लीजिए, उस पर एक बड़ा सर्कल और उसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाइए। छोटे सर्कल में वो चीज़ें लिखिए जो आपके कंट्रोल में हैं, जैसे आपने कितना टाइम अपनी पढ़ाई में लगाया, कैसे पढ़ाई की, क्वेश्चंस पूछे या नहीं पूछे, एग्ज़ाम्स में शांति से आंसर्स पढ़े या नहीं। बड़े सर्कल में वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं, जैसे पेपर कितना टफ था, एग्ज़ाम टाइम कितना मिला, दूसरे स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं या मार्किंग कैसी होगी। जब ये दोनों सर्कल्स सामने होते हैं तब लोगों को अचानक समझ में आता है कि उनकी एनर्जी कहाँ जानी चाहिए, कंट्रोल वाली चीज़ों पर, और बाकी चीज़ों को पकड़ कर रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उन्हें बदल पाना पॉसिबल ही नहीं। यही सोच उन्हें हेल्पलेस होने से बचाती है और कॉन्फिडेंस वापस दे देती है। दोस्तों, लेट गो करना तब आसान होता है जब इंसान अपनी सोच को बिना गुड या बैड का लेबल दिए ऑब्जर्व कर सके। इसको कहते हैं नॉन जजमेंटल थिंकिंग। अक्सर लोग अपने इमोशंस को बिना शेम या गिल्ट के देखना सीख जाएं तो वो नेगेटिव थॉट्स में नहीं फंसते। मान लो किसी ने काम में एक मिस्टेक कर दी और बॉस ने डांटा। ज़्यादातर लोग तुरंत सोचते हैं, मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन नॉन जजमेंटल सोच कहती है, मैंने गलती की है, मैं अपसेट हूँ, लेकिन इसका मतलब मैं फेलियर नहीं हूँ। DBT यानी डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी की माइंडफुलनेस ट्रेनिंग भी यही सिखाती है, अपने थॉट्स को नोटिस करना, डिस्क्राइब करना, लेकिन जज नहीं करना। इससे इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है और स्ट्रेस कम होता है। हम अक्सर बहुत जल्दी जजमेंट कर देते हैं, इस प्लेन में बेबी कितना इरिटेट कर रहा है, लेकिन इसे नॉन जजमेंटल तरीके से ऐसे कह सकते हैं, I hear a baby crying, I'm feeling irritated, बट शायद पेरेंट्स के बस में ना हो। या रिलेशनशिप में my boyfriend is selfish की जगह he forgot our plan today, और मुझे गुस्सा आ रहा है बट he doesn't always do this। ये तरीका लोगों को अपनी फीलिंग्स समझने में मदद करता है बिना ब्लेम किए।
दोस्तों, कभी कभी अपनी ही लाइफ में हम इतने उलझ जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम महसूस क्या कर रहे हैं, सोच क्या रहे हैं और क्या करना चाहिए। दिमाग में एक साथ बहुत सारी बातें घूमती रहती हैं, स्ट्रेस, गुस्सा, गिल्ट, कंफ्यूजन, और हम उसी पल में फंसे रह जाते हैं। इमोशनल स्टॉर्म यानी भावनाओं का तूफान हमें फंसाकर हमें हमारे ही जजमेंट में उलझा देता है। ऐसे ही सिचुएशंस में एक बेहद पावरफुल मेंटल स्किल काम आती है, सेल्फ डिस्टेंसिंग, जिसे साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि अपने और अपनी प्रॉब्लम के बीच थोड़ा सा मेंटल स्पेस बनाना, यानी कि सिचुएशन को करीब से नहीं, थोड़ा दूर से देखना, जैसे कोई ऑब्जर्वर हो, कोई आउटसाइडर हो। इंसान खुद को जब थोड़ी दूरी से देखता है तो इमोशंस कम हावी होते हैं, क्लैरिटी बढ़ती है, डिसीजंस ज़्यादा क्लियर होते हैं और स्ट्रेस का असर कम हो जाता है। ये स्किल सिंपल लगती है लेकिन लाइफ में इसके फ़ायदे बहुत गहरे हैं। सेल्फ डिस्टेंसिंग आखिर क्या करता है और क्यों है इतना असरदार, आइए आपको बताती हूँ। नंबर 1, आपकी सिचुएशन क्लियर हो जाती है। जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं, जब आप प्रेजेंट मोमेंट के बारे में अवेयर हो जाते हैं, जब हम इमोशनली चार्ज्ड होते हैं, जैसे गुस्सा, डर या टेंशन में, तो दिमाग चीज़ों को सही से देख नहीं पाता। ऐसे में सेल्फ डिस्टेंसिंग यानी ऑब्जर्व करने की कला हमें एक एबिलिटी देती है। रिसर्च कहती है कि जब व्यक्ति थोड़ा डिस्टेंस बनाता है तो वो प्रॉब्लम को ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी से देखता है, फैक्टर्स को समझता है, बिना डिफेंसिव हुए सिचुएशन को एनालाइज कर पाता है। ऐसी क्लैरिटी से प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन दोनों हो जाते हैं। नंबर 2, क्रिएटिविटी बढ़ती है। फॉर्स्टर के 2004 की रिपोर्ट ने पाया कि जब लोग अपने प्रॉब्लम को एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखते हैं तो वो ज़्यादा क्रिएटिव बनते हैं, क्योंकि जब हम स्थिति से इमोशनली अटैच नहीं होते तो दिमाग फ्लेक्सिबली सोच पाता है, हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। रियल लाइफ में भी ये बिल्कुल सही है। जब हम किसी समस्या में फंस जाते हैं तो हम सिर्फ इमीडिएट चीज़ नहीं देखते और दिमाग रुक जाता है, लेकिन जब हम थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं, प्रॉब्लम्स के नए एंगल्स दिखने लग जाते हैं। नंबर 3, इमोशन रेगुलेशन आसान हो जाता है। इसका मतलब है कि क्रॉस की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग एक पावरफुल इमोशनल रेगुलेशन टूल है, क्योंकि इमोशंस थोड़े शांत होते हैं, इम्पल्सिव रिएक्शंस कम होते हैं। हम ऐसी स्ट्रेटजीज चुनते हैं जो ज़्यादा आसान हो, स्ट्रेस का असर धीरे धीरे कम हो जाता है। सेल्फ डिस्टेंसिंग बेसिकली एक मेंटल पॉज बटन है जो हमें खुद को पहचानने का मौका देती है। नंबर 4, वी लेट गो ईजीली। पुरानी बातें अब मन पर बोझ बनकर नहीं बैठी रह जाती। जब इंसान डिस्टेंस बनाता है तो वो अपनी स्टोरी को समझ पाता है, एक ऑब्जर्वर की तरह। पेनफुल थॉट से दूर हो जाता है, अपने मन को हील होने का एक मौका देता है और इससे लेटिंग गो नेचुरल सा महसूस होने लगता है। दोस्तों, अब यहाँ बात आती है हेल्दी सेल्फ डिस्टेंसिंग की। हेल्दी सेल्फ डिस्टेंसिंग का मतलब है खुद को एक ऑब्जर्वर की तरह देखना, जज की तरह नहीं। हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को ऐसे देखते हैं जैसे किसी और की कहानी देख रहे हों। ये तरीका हमें मौका देता है ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस लाने का, पैटर्न्स को पकड़ने की क्षमता, वैल्यूज़ और गोल्स को समझने का मौका, और सबसे बड़ी बात, मैं ऐसा फील क्यों कर रही हूँ का जवाब। आज के दिन आपकी लाइफ में एक नेगेटिव एक्सपीरियंस आया, अब आप इसे भुलाना चाहते हैं, तो सेल्फ डिस्टेंसिंग से ये भी बहुत ईजी है। ये इंसान को अपने पेनफुल मेमोरीज को एक न्यू एंगल से देखने का मौका देती है। वो सिचुएशन को रीफ्रेम कर पाता है, जो कंट्रोल में है उस पर फोकस कर पाता है और नेक्स्ट स्टेप डिसाइड कर पाता है। इससे रेजिलियंस बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है और जीवन के प्रति पॉजिटिव एस्पेक्ट विकसित होता है। दोस्तों, अब यहाँ हम एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कियारा का। कियारा एक लड़की है
जिस पर काम का तनाव, फैमिली ड्रामा, पैसों की प्रॉब्लम, सब कुछ एक साथ है। उसे लगता है कि वो अपनी लाइफ का पूरा पिक्चर नहीं देख पा रही। फिर उसने साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग के बारे में सुना। उसने इमेजिन किया कि वो एरोप्लेन में बैठी है, ऊपर से अपनी जिंदगी को देख रही है। ऊपर से देखने पर कियारा को सडनली क्लैरिटी मिली। प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं लगी, चैलेंजेस आएंगे और जाएंगे, लाइफ का बड़ा पिक्चर उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इस वन स्मॉल शिफ्ट ने उसकी सोच बदल दी। अब वो शांत थी, स्टेप बाय स्टेप हर प्रॉब्लम को टैकल कर रही थी। दोस्तों, अब तक हमने साइकोलॉजिकल या सेल्फ डिस्टेंसिंग के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन वो कौन से आसान तरीके हैं जो आपको ऐसा करना सिखाते हैं? तो नंबर 1, फिजिकल डिस्टेंस लेना। जब इमोशंस हाई हों, आर्ग्यूमेंट हो, फाइट हो, स्ट्रेस हो, तो इमीडिएट रिएक्शन बिल्कुल नहीं लेना। सिर्फ 10 से 15 मिनट की ब्रेक भी दिमाग को रीसेट कर देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डैनी अपने बॉस से लड़ रहा है, वो ब्रेक ले लेता है, वॉक, साइलेंस या फिर कमरे से बाहर निकल जाता है। इसमें वो अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व कर पाता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, स्ट्रैटेजी बन जाती है और वो कॉन्फ्लिक्ट को शांत तरीके से रिजॉल्व कर सकता है। दूसरी टेक्निक है थर्ड पर्सन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। ये टेक्निक सिंपल है बट वेरी पावरफुल। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम एंग्शियस, कहें डैनी इज फीलिंग एंग्शियस। क्यों? क्योंकि इससे दिमाग को एक छोटी सी दूरी का एहसास होता है और इमोशनल लोड कम हो जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन हैक है। दोस्तों, तीसरी टेक्निक है कॉग्निटिव रीअप्रेजल। इसका मतलब है इसमें हम सिचुएशन को नया मीनिंग देते हैं। सेटबैक टू लर्निंग अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम टू चैलेंज, फेलियर टू फीडबैक। ये माइंडसेट शिफ्ट स्ट्रेस को कम करता है और रेजिलियंस बढ़ाता है। टेक्निक नंबर 4, द आइजनहावर मैट्रिक्स, प्रायोरिटीज को साफ देखना। ये भी सेल्फ डिस्टेंसिंग का टूल है, क्योंकि दिमाग को कियोस से ऊपर उठकर प्रायोरिटीज देखने का मौका देता है। टेक्निक नंबर 4, वॉचिंग योर सेल्फ फ्रॉम अ डिस्टेंस। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। ये टेक्निक कहती है, इमेजिन कीजिए कि आप बाहर खड़े होकर खुद को देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, सारा अपने पार्टनर से फाइट कर रही थी, इमोशंस दोनों के हाई थे। उसने इमेजिन किया कि वो बाहर से इस फाइट को देख रही है जैसे कि कोई थर्ड पर्सन। इंस्टेंटली उसने देखा दोनों लोग हर्ट हैं, दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और फाइट का रूट कारण कुछ और है। उसकी क्लैरिटी बढ़ गई और उसने शांत तरीके से काइंडर चॉइसेस किए। इस तरह उसने एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी के जरिए सेल्फ अवेयर होकर, यानी सेल्फ डिस्टेंसिंग के जरिए अपनी लड़ाई को रिजॉल्व कर लिया। अब अगली टेक्निक है खुद को फ्यूचर में देखना। दोस्तों, इसमें आपको इमेजिनेशन नहीं करनी है। ये सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक है। मान लीजिए आप फ्यूचर में खड़े होकर आज के बिहेवियर को देख रहे हो, तो आप पूछेंगे, क्या आज मैं ऐसा कर रहा हूँ जो फ्यूचर में मुझे प्राउड बनाएगा? फॉर एग्जाम्पल, ओलंपिक एथलीट्स फियर और एंग्जाइटी को फ्यूचर व्यू टेक्निक से कंट्रोल करते हैं। वो खुद को गलतियां करते हुए इमेजिन नहीं करते, क्योंकि इससे गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है, बल्कि वो फ्यूचर के सक्सेसफुल वर्जन की नज़र से खुद को आज देखते हैं, काम, कॉन्फिडेंट, रेडी। अगर दूसरे एग्जाम्पल में हम देखें तो एंड्रयू मालदीव ट्रिप के लिए पैसे बचाना चाहता है, लेकिन वो इम्पल्सिव शॉपिंग करता रहता है। वो अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करता है समुद्र किनारे खुश। उसे समझ में आता है कि आज का खर्च उसके फ्यूचर ड्रीम को नुकसान पहुंचा रहा है और वो इंस्टेंटली डिसिप्लिन्ड हो जाता है। इसका कंक्लूजन है, सेल्फ डिस्टेंसिंग एक लाइफ स्किल है। ये हमें सिखाती है हर फीलिंग पर तुरंत रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं। कभी कभी बस थोड़ी सी मेंटल दूरी, एक नया एंगल, एक नई सांस हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है। ये स्किल इमोशंस को शांत करती है, डिसीजंस को बेहतर बनाती है, क्रिएटिविटी बढ़ाती है, स्ट्रेस कम करती है, लेटिंग गो आसान करती है और हमें असली क्लैरिटी से जोड़ती है। वो क्लैरिटी जो इमोशनल स्टॉर्म के नीचे छुपी होती है। दोस्तों,
हम सबके दिमाग में एक छोटी सी आवाज होती है जो हमें हर गलती पर टोके, कभी कहे तुम अच्छे नहीं हो या तुमसे नहीं होगा। इसे साइकोलॉजी में इनर क्रिटिक कहा जाता है। ये वॉइस बहुत सटल होती है, हम कभी इसे महसूस करते हैं कभी नहीं, पर इसका असर जरूर पड़ता है। हम हेजिटेट करते हैं, खुद पर शक करते हैं, छोटी गलतियों को बहुत बड़ा बना लेते हैं। पर इनर क्रिटिक हमेशा नेगेटिव होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी गलतियों, शॉर्टकमिंग्स और हमारी सीमाओं पर ध्यान देता है। ये आवाज़ सपोर्ट नहीं करती, बस जज करती है। इनर क्रिटिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये हमें लगातार कंपेयर करता है, हर छोटी गलती को फेलियर की तरह देखता है, हमें डाउट में डाल देता है कि हम अच्छे नहीं हैं, हमारी ग्रोथ को कम करता है क्योंकि डर बढ़ जाता है। इनर क्रिटिक का बस इतना ही काम है, कमज़ोरी ढूंढना और हमें नीचा दिखाना। पैट्रिक गॉड्रियो, जो ओटावा यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक नया आइडिया दिया। इसे कहते हैं एक्सीलेंटिज्म। ये वर्ड सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। एम हाई बट बी काइंड टू योरसेल्फ। मतलब आप अपने लिए अच्छे स्टैंडर्ड्स तय कर सकते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योरसेल्फ, पर उन स्टैंडर्ड्स को इतना ऊंचा मत बनाओ कि वो आपके मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाए। ये परफेक्शनिज्म से बिल्कुल अलग है। एक्सीलेंटिज्म कहता है अच्छा करो बट परफेक्ट होने का स्ट्रेस मत लो। गलती हो जाए तो खुद को दोष मत दो, गलतियों को सीखने का मौका समझो। न्यू आइडियाज ट्राई करो, न्यू एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करो। एक्सीलेंटिज्म की सोच बहुत हेल्दी है क्योंकि ये आपको ग्रो होने का मौका देती है, बिना गिल्ट और बिना हार्श सेल्फ जजमेंट के। दोस्तों, बुक में आगे लेखक बात करते हैं नॉन अटैचमेंट के बारे में, जिसका मतलब है चीज़ों को पकड़ कर ना बैठना, कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ना, लाइफ में जो आता और जाता है उसे एक्सेप्ट करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप ठंडे हो जाओ या लोगों से दूर हो जाओ। नॉन अटैचमेंट का सही मतलब है लाइफ की चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, हर इमोशंस, हर सिचुएशन चेंज होती रहती है। आप जितना पकड़ोगे उतना सफरिंग बढ़ेगी। नॉन अटैचमेंट आपको हल्का बनाता है, एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं, पेन कम होता है, फ्रीडम ज़्यादा मिलती है। नॉन अटैचमेंट हेल्प्स यू ओवर थिंकिंग से बाहर आने में, हार्ट ब्रेक से रिकवर होने में, एंग्जाइटी कम करने में, लाइफ को नेचुरल फ्लो में चलने देने में। इसके बाद राइटर लिखते हैं कॉन्शियस मीडिया कंजप्शन के बारे में, यानी मीडिया को समझकर कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। आज हम सुबह उठते ही फ़ोन देख लेते हैं, न्यू रील्स, रैंडम पोस्ट, सब कुछ दिमाग में घुस जाता है और हम ध्यान भी नहीं देते कि ये चीज़ें हमारे इमोशंस को कैसे अफेक्ट करती हैं। स्टेफनिक हैरिसन कहती हैं हमें मीडिया को कॉन्शियसली कंज्यूम करना चाहिए। मतलब क्या देख रहे हो प्लस कैसे देख रहे हो, दोनों पर ध्यान देना ज़रूरी है। चीज़ों को लेट गो करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसमें दो बातें आती हैं। नंबर 1, कंटेंट का ध्यान। आप क्या कंज्यूम कर रहे हो? नेगेटिव न्यूज़, यूजलेस गॉसिप, मोटिवेशनल वीडियोस, एजुकेशनल इन्फो। ये कंटेंट आपकी एनर्जी को शेप करता है। नंबर 2, कंजम्पशन पैटर्न। आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, कब कर रहे हो, किस माइंडसेट से कर रहे हो। माइंडलेस स्क्रोलिंग लोगों की मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। कॉन्शियस मीडिया कंजप्शन कहता है थोड़ा रुक कर सोचो, जो आपके लिए अच्छा है वही देखो, बिना रीज़न के आवर्स तक स्क्रॉल मत करो। दोस्तों, अब तक हमने जिन 4 कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा उनका एक कॉमन पर्पस है। नंबर 1, इनर क्रिटिक को कम करना, सेल्फ कंपैशन को बढ़ाना। नंबर 3, माइंड को फ्री करना। एंड लास्ट, इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाना, लाइफ के डिसीजंस को क्लैरिटी के साथ लेना। ये चारों आइडियाज़ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इनर क्रिटिक आपको गिराता है, लेकिन एक्सीलेंटिज्म आपको उठने का एक मौका देता है। नॉन अटैचमेंट आपको हल्का बनाता है और कॉन्शियस मीडिया कंजप्शन आपके मेंटल क्लटर को दूर करता है। दोस्तों, आज की वीडियो समरी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ।
अगर आप इस बुक को यानी द आर्ट ऑफ लेटिंग गो को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको इस बुक के PDF का फ्री लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मुझे एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा आगे और अच्छी वीडियो समरीज बनाने के लिए। थैंक यू सो मच और ढेर सारा प्यार। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।